अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ परीज़ात पार्ट 5। मैंने रफ़ीक से जब अपनी इस हैरत का इजहार किया कि ये क्लब तो किसी तौर पर एक इस्लामी मुल्क का हिस्सा नहीं लग रहा, तो रफ़ीक ने हस्ब मामूल एक जानदार कहकहा लगाया और सर झटक कर बोला, इस्लामी मुल्कों में क्लब नहीं हुआ करते। दुबई एक अलग ही शहर है। यहाँ तुम्हें हर मज़हब का पैरोकार मिलेगा। अब ये उस पैरोकार की मर्ज़ी है कि वो अपने मज़हब को किस हद तक बरतता है। आबिदों और जाहिदों के लिए मस्जिदें खुली है और रंदों के लिए शराब खाने, और कहते हैं ना, रंद के रंद रहे हाथ से जन्नत ना गई। तो बस वही मामला यहाँ भी है। क्लब की हर मंजिल पर हुस्न के जलवे इस कसरत से बिखरे थे कि इन्हें अपनी महदूद बसारत में समेटना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन था। रफ़ीक मुझे कसीनो के अंदर ले गया और मैं वहाँ पैसे की रेल पेल देखकर चकरा ही गया। मज़हब इंसान को जिस चीज़ से मना करता है, जाने उसी अमल में इंसान को इतनी कशिश क्यों महसूस होती है। शायद गुनाह और सवाब का बुनियादी फ़लसफ़ा ही यही है और इसी जबर पर सज़ा व अजर का दारोमदार होता है। मगर फ़िलहाल तो इस क्लब में लोग पासे फेंक रहे थे और कमारबाजी के नशे में मसहूर सज़ा और जज़ा के हर फ़लसफ़ा भुलाकर बस इन लम्हों को जी रहे थे जो इन्हें मुयस्सर थे। मसला तो मुझ जैसों का था जो गुनाह करते वक्त सवाब की तरह कंजूसी कर जाते और कारे सवाब भी डर डर कर करते किसी गुनाह की तरह। हम कसीनो से बाहर निकल रहे थे कि अचानक क्लब में एक हलचल सी मच गई। सारा अमला एकदम चाको चौ बंद हो गया और मुहाफिजों की दौड़े लग गई। पता चला कि क्लब का मालिक और रफ़ीक का आका बहरूज़ करीम वहां आ चुका है। मैं भी रफ़ीक और बाकी सारे नौकरों के साथ एक जानिब कतार में खड़ा हो गया। बहरूज़ हॉल में दाखिल हुआ तो चारों तरफ सन्नाटा छा गया। वो ढलती उम्र का एक नफीस सा शख्स था, मगरबी लिबास में मलबूस, हाथ में हवाना का कीमती सिगार, हीरे से जड़ी टाई, पिन कफ लॉकेट, अमरीकी डिज़ाइनर सूट और मैचिंग जूते। आंखों में एक अजीब सी वहशत और उदासी। खोया खोया सा वो शख्स वाकई किसी अजीम सल्तनत का सुल्तान ही लग रहा था। जैसे दौलत हर किसी को रास नहीं आती, वैसे ही अमीरी भी हर किसी के साथ नहीं जचती। मैंने बहुत से अमीरों को फ़कीरों से बदतर शख्सियत लिए फिरते देखा है, मगर बहरूज़ करीम पर इमारत टूट कर बरसती महसूस हो रही थी। इसके इर्द गिर्द स्टाफ, मैनेजर्स और मुहाफिजों का एक हुजूम था, मगर फिर भी वो क्लब के नौकरों के सलाम का जवाब खंदा पेशानी से देते हुए आगे बढ़ता रहा। रफ़ीक ने मुझे बताया कि जिस रात बहरूज़ अपने किसी होटल या क्लब का दौरा करता है, वो रात वहाँ के अमले के लिए शब बारात बन जाती है, क्योंकि इस रात इन सब को 1 माह की तनख्वाह के बराबर बोनस मिलता है और इस मखसूस क्लब की हर मंजिल पर मौजूद सभी अफराद बहरूज़ के मेहमानों के तौर पर बरते जाते हैं। इनका हर बिल, हर खर्चा बहरूज़ की तरफ से अदा किया जाता है। गोया सभी के लिए दावतें आम होती है। मैं हैरत से रफ़ीक की ये सारी राम कहानी मुँह खोले सुन रहा था कि अचानक बहरूज़ हमारे करीब से गुजरा तो रफ़ीक ने जल्दी से उसे सलाम किया। बहरूज़ ने मुस्कुराकर जवाब दिया तो रफ़ीक ने मौका गनीमत जानकर तेज़ी से मेरा हाथ पकड़ के खींचकर कतार में आगे कर दिया। ये मेरा दोस्त है, परीज़ात है मालिक। ये मेरा दोस्त परीज़ात है मालिक। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान से आया है यहाँ मजदूरी के लिए। इसका सलाम भी कबूल कीजिए। बहरूज़ ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। क्या नाम बताया तुमने? मैं चुप रहा। रफ़ीक ने जल्दी से मेरा नाम दोहराया, परीज़ात मालिक। बहरूज़ की मुस्कुराहट गहरी हो गई। खूब, इससे काम न मिले तो फैक्ट्री के मैनेजर मुस्तफ़ा के पास भेज देना। बहरूज़ मुख्तसर सी बात करके आगे बढ़ गया और मैं हैरत से रफ़ीक को देखता रहा। तुम्हारा मालिक तो उर्दू बोल लेता है, रफ़ीक ने हंसकर जवाब दिया। दुबई में सभी अरबी नहीं बोलते। मेरे मालिक हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। तकसीम के बाद इनके वालिदैन यहाँ दुबई आकर बस गए थे। हम पाकिस्तान और हिंदुस्तानी नौकरों से वो उर्दू में बात करते हैं।
क्लब से वापसी पर रफ़ीक मुझे बहरोज़ करीम की कामयाबियों की दास्तानें सुनाता रहा कि कैसे कामयाबी की सीढ़ियाँ तय करते करते आज वो दुबई के बिज़नेस वर्ल्ड के आसमान का तारा बन चुका है। बहरोज़ करीम की इस अफसानवी कामयाबी से मुतालिक बहुत सी पुरस्रार कहानियाँ भी मशहूर थी। मसलन ये कि वो अपने दुश्मनों को भी माफ़ नहीं करता और उसके इस वजीहा चेहरे के पीछे एक शफ़ाक शख्स छुपा हुआ है जो अपनी कामयाबी की राह में आने वाली हर शय को तहस नहस कर देता है। रफ़ीक बहरोज़ के बारे में बोलते बोलते अचानक स्टीयरिंग पर हाथ मारकर ज़ोर से हंस पड़ा। देख लो परीज़ादे प्यारे, तुम्हें जिस नाम से इतनी चिढ़ है, आज वही नाम मेरे मालिक से तुम्हारे तारुफ का सबब बन गया। वरना बहरोज़ साहब ने आज तक किसी का नाम पलटकर दोबारा नहीं पूछा। वो कहते हैं ना, खुदा ने दुनिया में हर छोटी से छोटी चीज़ का कोई मकसद ज़रूर रखा है। तो भाई मुझे तो तुम्हारे नाम का मकसद आज साफ नज़र आ गया। घर पहुंचने के बाद भी सारी रात मैं बहरोज़ के बारे में सोचता रहा। कोई इंसान आखिर इतनी बेतहाशा दौलत का क्या करता होगा। दौलतमंदों के दिन भी तो हम गरीबों की तरह 24 घंटे ही के होते हैं। वो भी हमारी तरह सोते जागते हैं। तो फिर बाकी बचे हुए चंद घंटों के लिए किसी के पास कारून का खजाना और किसी के हाथ खाली कशकूल क्यों होता है। अगले दिन रफ़ीक मुझे फैक्ट्री एरिया में ले गया। मैनेजर मुस्तफ़ा एक सख्त गिर और उखड़ा मिजाज मिस्री था जो सिवाय काम की बात के दूसरी कोई बात करना पसंद नहीं करता था। उसने रफ़ीक को सर से पैर तक घूरा और अरबी में कुछ कहा। इतने सालों में यहाँ रहते रहते रफ़ीक की अरबी भी काफ़ी रवा हो चुकी थी। रफ़ीक ने अरबी में ही मेरी तरफ इशारा करके कुछ कहा। मुस्तफ़ा ने मेरे कागजात तलब किए और 5 मिनट बाद ही हम उसके कमरे के बाहर खड़े थे। रफ़ीक ने मेरे कंधे पर हाथ मार कर कहा, चल प्यारे, तेरा काम तो बन गया। ये मैनेजर थोड़ा सा टेढ़ा आदमी है, मगर है मालिक का ख़ास बंदा। अब ये तुम्हारे सारे इंतज़ामात यूँ चुटकी बजाते ही कर देगा। मैंने इसे मालिक का हुक्म पहुँचा दिया है। इस दिन मुझे एक और बात पता चली कि बहरोज़ करीम की सल्तनत में तो सैकड़ों ऐसी गाड़ियाँ हैं जैसी एक रफ़ीक चलाता है। खुशकिस्मती से रफ़ीक कुछ अरसे तक बहरोज़ करीम की ज़ाती दफ्तर की गाड़ी चलाता रहा था, इसलिए बहरोज़ को रफ़ीक का चेहरा याद रह गया होगा। 5 रोज़ बाद रफ़ीक ने मुस्तफ़ा का दस्तखत शुदा फैक्ट्री का एक हुक्मनामा मेरे हाथ में थमा दिया। मुझे खासी माकूल तनख्वाह पर फैक्ट्री की रात की शिफ्ट में काम पर लगा दिया गया था। काम कुछ मुश्किल नहीं था, बस लोहे और दीगर खाम माल का कंप्यूटर में इंदराज करना और सप्लाई के वक्त चार्ट बनाना था। मैं रात भर फैक्ट्री में ड्यूटी देखकर सुबह घर वापस पहुंचता तो रफ़ीक जाने की तैयारी में होता। हम एक साथ चाय का एक एक कप हलक से नीचे उंडेलते और मैं सोने के लिए अपने कमरे की जानिब बढ़ जाता। मेरी रातें जागने और दिन सोने लगे थे। उन दिनों मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ कि रात को इंसान की शख्सियत अक्सर बदल जाती है। दिन का उजाला हमारी बहुत सी अनदेखी सलाहियतों को ख्वाबेदा कर देता है, जबकि शाम ढलने के बाद हम ज़्यादा रोमान परवर, शफाफ और किसी हद तक निडर भी हो जाते हैं। यह शायद मुख्तलिफ शख्सियात पर इस दिन और रात के भेद का कुछ मुख्तलिफ असर होता होगा। मैं फैक्ट्री में अपना काम रात के पहले पहर में ही मुकम्मल कर लेता था। फिर मैं होता और सहरा का तारों भरा आसमान जो रात भर मुझसे बातें करता। मैं घर से आए ख़तों का जवाब नहीं देता था, अलबत्ता हर माह एक माकूल रकम उन्हें ज़रूर भेज देता था। इस रात भी मैं घर से आया एक ख़त देख रहा था कि फैक्ट्री के पिछले हिस्से में कुछ खटपट की आवाज़ सुनाई दी। मैं तेज़ी से पीछे की जानिब लपका। चंद पुराने मजदूर कुछ लोहे की पट्टियाँ एक गोदाम में संभाल कर रख रहे थे। मैंने उनसे तफसील पूछना चाही तो फॉरमैन ने मुझे झिड़क दिया, मगर मैं खामोश बैठने वाला नहीं था। मैंने तनबीह की कि अगर उन्होंने मुझे तफसील ना बताई तो मैं सुबह होते ही मैनेजर मुस्तफ़ा को इत्तला दे दूंगा। इतने में पीछे से मुस्तफ़ा की आवाज़ आई, मैं यहीं हूँ, तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। और आज तो तुम्हारा ऑफ था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सच तो ये है कि मुस्तफ़ा को वहाँ देखकर मैं परेशान हो गया था। आज वाकई मेरी छुट्टी थी।
मगर एक साथी के बीमार होने की वजह से मुझे अचानक ड्यूटी पर आना पड़ा था। मैंने मुस्तफ़ा को बताया कि शिफ्ट इंचार्ज के तौर पर ये मेरी ड्यूटी है कि मैं हर चीज़ का बाकायदा अंदराज करूं। मुस्तफ़ा ने मेरी बात लापरवाही से टाल दी। ठीक है, तुमने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। अब तुम्हारे इंचार्ज की हैसियत से मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ कि तुम वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ और खामोशी से अपनी शिफ्ट ख़त्म करके चुपचाप घर वापस चले जाना। मुस्तफ़ा की आवाज़ खुरदुरी और लहजा बहुत सख्त था। मैंने उस वक्त इन सब से बहस करना मुनासिब नहीं समझा, मगर मैंने सोच लिया था कि किसी भी तरह बहरोज़ करीम तक ये इत्तला ज़रूर पहुँचाऊँगा, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। बहरोज़ हफ्ते में एक आध बार इस फैक्ट्री का दौरा भी करता था और फिर छठी रात जब मैंने अहाते के बाहर बहरोज़ करीम के स्कॉट की गाड़ियों को रुकते देखा तो तेज़ी से हॉल के गेट पर आकर खड़ा हो गया। मुस्तफ़ा भी बहरोज़ के साथ साथ चलता हुआ इसे काम के बारे में कुछ तफसीलात बता रहा था। मुझे रास्ते में खड़े देखकर मुस्तफ़ा कुछ परेशान सा हो गया। जब वो लोग राहदारी में मेरे करीब से गुजरे तो मैंने अचानक आगे बढ़कर बहरोज़ करीम को बराह रास्त मुखातिब करके कहा, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है सर। बहरोज़ ने पलटकर मेरी तरफ देखा। उसकी पेशानी पर बल पड़ गए थे। मुस्तफ़ा ने मुझे बुरी तरह झाड़ दिया। तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि मालिक बहरोज़ को आज तक किसी ने यूं बीच रास्ते में नहीं रोका? मैं तुम्हें इसी वक्त नौकरी से फारिग करता हूँ। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। कल आकर महीने भर की तनख्वाह ले जाना। मैंने इत्मीनान से मुस्तफ़ा की बात सुनी। ठीक है, मैं चला जाऊँगा, मगर मुझे एक बार मालिक से बात करनी है। ये बहुत ज़रूरी है। आसपास का अमला वहशतज़दा सा मुझे यूँ घूर रहा था जैसे मुझसे बड़ा अहमक उन्होंने इस रोए ज़मीन पर पहले कभी ना देखा हो। बहरोज़ ने इत्मीनान से अपना सिगार सुलगाया। हाँ बोलो लड़के, अगर तुम्हें पैसे वगैरह चाहिए तो तुमने वाकई मेरा वक्त ज़ाया किया है। अकाउंट्स वालों से ले लो। मैंने जल्दी से वाज़ेह किया, नहीं जनाब, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ इस फैक्ट्री से कुछ ऐसी तरसीलात भी होती है जिनका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। मैंने कोशिश की तो मुझे भी मना कर दिया गया। मेरी बात सुनकर मुस्तफ़ा ने डांट कर कुछ कहने की कोशिश की, मगर बहरोज़ ने हाथ उठाकर उसे मना कर दिया और अपने ख़ास मुहाफ़िज़ फ़ेरोज़ से कहा, फ़ेरोज़ खान, कुछ देर बाद इस लड़के को मेरे दफ्तर में ले आओ। बहरोज़ हस्ब मामूल मुख्तसर सी बात करके वहाँ से आगे बढ़ गया। फ़ेरोज़ ने मुझे घूर कर देखा। इसे बहरोज़ के बहुत करीब समझा जाता था और वही बहरोज़ का मुहाफ़िज़ भी था। इसके अलावा बहरोज़ किसी दूसरे बॉडीगार्ड पर इतना भरोसा नहीं करता था जितना फ़ेरोज़ पर करता था। फ़ेरोज़ खान ही इसकी ख्वाबगाह के बाहर भी पहरा देता था। ये सब कुछ मुझे रफ़ीक पहले ही बता चुका था। मैंने जब भी फ़ेरोज़ को देखा उसे खामोश ही पाया। शायद इसे भी अपने मालिक बहरोज़ करीम की तरह ज़्यादा बात करने की आदत नहीं थी। रात की शिफ्ट के तमाम मुलाजिम फ़ेरोज़ के एक इशारे पर दोबारा अपने अपने काम में जुट गए। कुछ देर बाद चपरासी ने आकर फ़ेरोज़ को बताया कि मालिक मुझे तलब कर रहे हैं। फ़ेरोज़ ने मुझे आगे बढ़ने का इशारा किया और हम दोनों बहरोज़ के जहाज़ी साइज़ आलीशान दफ्तर में दाखिल हो गए। मुस्तफ़ा भी कमरे में मौजूद था। जाने इसने मेरे बारे में मालिक को क्या बताया होगा। बहरोज़ करीम के चेहरे पर हस्ब मामूल सपाट सा तासर था। उसने गौर से मेरी तरफ देखा। तुम तो वही हो ना जिसे रफ़ीक ने भर्ती करवाया था? हाँ, कहो क्या कहना चाहते हो? मैंने इस रात का पूरा किस्सा बहरोज़ को सुना दिया। वो इत्मीनान से बैठा सिगार की कश लेता मेरी बात सुनता रहा। मेरी बात ख़त्म हुई तो उसने एक गहरा कश लेकर मेरी तरफ गौर से देखा। तुम जानते हो कि अगर तुम्हारा लगाया हुआ ये इल्ज़ाम गलत साबित हुआ तो ना सिर्फ तुम्हारी नौकरी जाएगी बल्कि तुम्हें गलत बयानी के इल्ज़ाम में पुलिस के हवाले भी किया जा सकता है। जी मैं जानता हूँ, आप अपने तौर पर तस्दीक भी करवा सकते हैं। बहरोज़ करीम ने पलटकर अपने अक़ब में मुअद्दिब खड़े मुस्तफ़ा से बराह रास्त पूछा, क्यों मुस्तफ़ा, क्या ये लड़का सच कह रहा है? मुस्तफ़ा ने एक लम्हा तवक्कुफ़ करके मेरी तरफ देखा और फिर धीरे से बोला, जी मालिक, ये सच कह रहा है। मैंने चौंक कर मुस्तफ़ा की तरफ देखा। इसका जवाब मेरी तवक्को के बिल्कुल बरअक्स था और इससे भी ज़्यादा हैरत बहरोज़ करीम के रद्द अमल देखकर हुई। उसने इत्मीनान से सिगार का एक और लंबा कश लिया और मुस्तफ़ा से कहा, ठीक है मुस्तफ़ा, जाते हुए मेरे लिए एक कप ब्लैक कॉफ़ी का कहते जाओ। बहरोज़ को मेरा ख्याल आया, लड़के तुम कॉफ़ी पियोगे? मैंने जल्दी से इनकार में सर हिला दिया। मुस्तफ़ा कमरे से जा चुका था। मैंने अभी वापसी के लिए दरवाजे का रुख किया
कि बहरूज ने मुझे आवाज़ देकर रोक लिया। मुस्तफ़ा मेरा ख़ास आदमी है, मेरे वफ़ादारों में से एक करीबी वफ़ादार, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि अभी वफ़ादारी की ये नायाब सिफ़त दुनिया से बिल्कुल ही नापैद नहीं हुई है। तुमने अपनी नौकरी की परवाह किए बिना अपनी वफ़ादारी निभाई। मेरे जहन से तुम्हारा नाम निकल गया, बड़ा मुनफरिद सा नाम था तुम्हारा। बहरूज ने जहन पर जोर डालते हुए मेरी तरफ देखा। मैंने धीरे से अपना नाम दोहराया, परीज़ाद। बहरूज मुस्कुराया। हाँ, परीज़ाद। मैंने इस दिन भी महसूस किया था कि तुम्हें अपना नाम कुछ खास पसंद नहीं, तो फिर तुम ये नाम बदल क्यों नहीं लेते? मैंने बहरूज की तरफ देखा। नाम बदलने से किस्मत तो नहीं बदल जाएगी मालिक, वैसे भी ये नाम मुझे मेरी औकात याद दिलाता रहता है। बहरूज ने मेरी आंखों में झांका। मर्द को इतना हसास नहीं होना चाहिए। दुबई किस लिए आए हो? मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला, बहुत सा पैसा कमाने, आपकी तरह बहुत बड़ा आदमी बनने। बहरूज के होठों पर एक तल्ख सी मुस्कुराहट लम्हे भर को झलक दिखाकर गायब हो गई। बड़ा आदमी? जानते हो लड़के, ये मेरी तरह के जो बड़े लोग तुम्हें दौलत और तरक्की के आसमान पर चमकते नजर आते हैं, इन सबको भी जिंदगी में एक ना एक बार तुम्हारी तरह एक रात किसी गैर कानूनी तरसील का पता चला होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो इसकी खबर देने के बजाय इस आलूदा निज़ाम का हिस्सा बनने का फैसला कर लेते हैं। बहरूज करीम अपनी बात ख़त्म करके खड़ा हो गया और बाहर जाते हुए लम्हे भर के लिए मेरे पास रुका। घर जाने से पहले अकाउंट से मिलते जाना। मैं अपनी जगह गुमसुम सा खड़ा रह गया और बहरूज करीम कमरे से निकल गया। सुबह छुट्टी से पहले फैक्ट्री का अकाउंटेंट मेरे पास आया और एक नोटों से भरा लिफाफा मेरे हाथ में थमा गया। उस रोज़ मुझे पहली बार पता चला कि बहरूज करीम की इस सल्तनत का असल दारोमदार कुछ ऐसे ही गैर कानूनी धंधों पर है जिनकी खबर बाहर वालों को नहीं दी जाती। रफ़ीक को जब इस सारे मामले का पता चला तो वो मुझ पर बुरी तरह बरस पड़ा कि आखिर मुझे इनके फड्डे में टांग अड़ाने की ज़रूरत ही क्या थी। उसने मुझे खबरदार किया कि एक बार तो बहरूज ने मुझे माफ़ कर दिया, मगर दोबारा अगर कभी ऐसा कुछ हुआ तो वो मेरे साथ कोई रियायत नहीं बरतेगा। मगर न जाने क्यों मुझे दूसरे अमले के बरअक्स बहरूज करीम से बिल्कुल भी खौफ महसूस नहीं होता था। अगले हफ्ते मेरी ड्यूटी रात के बजाय दिन की शिफ्ट से तब्दील कर दी गई। मुस्तफ़ा से अब भी मेरा गाहे बगाहे सामना होता रहता, मगर अब इसके लहजे और तेवर में वो पहले जैसी सख्ती नहीं रही थी। और फिर कुछ दिन गुजरने के बाद एक शाम जब मैं फैक्ट्री से बाहर निकलने से पहले अपने बरकी कार्ड के ज़रिए वापसी का वक्त नोट करवा रहा था, तब अचानक रात की शिफ्ट वाले कारकन ने मुझे मुस्तफ़ा का पैगाम दिया कि उसने मुझे मिलकर जाने को कहा है। मैं वहीं गेट के करीब एक शेड के नीचे मुस्तफ़ा का इंतज़ार करने लगा। मगरिब के बाद मुस्तफ़ा अपने मुहाफ़िज़ों के साथ वहां पहुंचा और गाड़ी से उतरते ही मुझे अपने पीछे आने का इशारा कर दिया। अंदर कमरे में दाखिल होने के बाद उसने मुझे कुंडी लगाने का इशारा किया और अपने मखसूस करखत लहजे में बोला, जितना कमा रहे हो इस पर इक्तफ़ा करना चाहते हो या फिर कम वक्त में कुछ ज़्यादा बनाने की हिम्मत रखते हो? मेरा जवाब बहुत सीधा था, मेरे पास खोने के लिए कुछ ख़ास नहीं और मैं अपनी हिम्मत आजमाना चाहता हूँ। मुस्तफ़ा ने लंबी बात नहीं की, बस इतना कहा कि रात को साहिल पर कुछ लांचों पर सामान आएगा। मुझे वो सामान वसूल करके बहरूज की एक दूसरी फैक्ट्री के गोदाम तक पहुंचाना होगा। इस काम में मेरे साथ चंद दूसरे मावन 4 गाड़ियों और ड्राइवर्स मौजूद होंगे। मैंने ज़्यादा तफसील में जाए बिना हामी भर दी। मुस्तफ़ा ने मेरा कंधा थपथपाया। काम मुश्किल है, मगर याद रखो, कामयाबी हमेशा बहादुर का साथ देती है। तुम्हें ये सब कुछ कानून की नज़र से बचकर करना होगा और गिरफ्तारी की सूरत में तुम्हारा मालिक से कोई ताल्लुक़ जाहिर नहीं होना चाहिए। उम्मीद है तुम समझ गए होंगे। मैंने सर हिलाया। आप बेफिक्र रहे, मेरी ज़बान हमेशा बंद रहेगी। रात ढलते ही हम 8 लोग चार बड़ी जीपों में सवार दूर दराज के एक वीरान साहिल पर पहुंच गए। समंदर खामोश और आसमान तारीक था। हम सब अंधेरे में एक बड़ी चट्टान की ओट में गाड़ियां खड़ी करके लाचों का इंतज़ार करने लगे। मेरे लिए वो 7 कारिंदे बिल्कुल अजनबी थे और हम में से कोई भी आपस में बात नहीं कर रहा था। दूर कहीं समंदर में लंगर अंदाज जहाज़ से मौसीकी और नौजवान जोड़ों के गाने बजाने की आवाज़ें
हवा की दोष पर चंद लम्हों के लिए फिजा में बिखर जाती और फिर वहीं तवील सन्नाटा हमें घेर लेता। आज 14 फरवरी का दिन था, जिसे सारी दुनिया में मोहब्बत के दिन के तौर पर मनाया जाता है। जब मैं फ्लैट से निकलकर ड्यूटी के लिए फैक्ट्री की तरफ आ रहा था, तो मैंने दुबई के दरो दीवार, बाजार और सड़कों को सुर्ख और सफ़ेद रंग के गुब्बारों और फूलों से सजे देखा था। नौजवान लड़कियां सुर्ख लिबास में इधर उधर रंग बिरंगी तितलियों की तरह उड़ती फिर रही थी और नौजवान सियाह लिबास के साथ गले में सुर्ख स्कार्फ या टाई पहने मोहब्बत का दिन मनाने की तैयारियों में मसरूफ़ थे। शायद समंदर में लंगर अंदाज जहाज़ में भी वैलेंटाइन की पार्टी जारी थी। काश दुनिया में बदसूरत लोगों का भी कोई वैलेंटाइन डे मनाया जाता। ये हर तकरीब और त्यौहार जो मोहब्बत से मंसूब है, इस पर सिर्फ खूबसूरत लोगों का ही कब्ज़ा क्यों जमा रहता है? अगर खूबसूरत लोग मोहब्बत का दिन मनाते हैं, तो हम जैसों को भी कोई नफ़रत का दिन मनाने की इजाज़त होनी चाहिए। कुछ तो ऐसा हो जो हमसे भी मंसूब हो। मैं जाने किन उल्टी सीधी सोचों के भंवर में खड़ा हुआ था कि अचानक दूर से लाचों की मखसूस जलती बुझती रोशनियां नज़र आने लगी। शायद ये कोई सिग्नल या ख़ास इशारा था, जो पहले से साहिल वालों के लिए तयशुदा था। हम सब होशियार हो गए। मेरी गाड़ी के ड्राइवर्स ने बोर्ड खोलकर इसमें से पिस्तौल निकालकर मेरे हवाले कर दिया। मैं इसे ये भी ना कह सका कि मुझे इसका इस्तेमाल तक नहीं आता। कुछ देर में लांचें साहिल के करीब आ गई और हम सब गाड़ियों से उतरकर लांचों की तरफ बढ़े। लांचें साहिल से लग चुकी थी और हम अभी चंद कदम के फासले पर थे कि अचानक साहिल का वो वीरान हिस्सा बड़ी बड़ी व्हीकल सर्च लॉन्च की रोशनियों में जगमगा सा गया और हम सब पल भर में इस तेज़ रोशनी में नहा गए। कोई लाउडस्पीकर पर ज़ोर से अंग्रेज़ी में चिल्लाया, कोई भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश ना करे, तुम सबको चारों तरफ से घेर लिया गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये सब हो क्या रहा है। फिर हमारे साथियों में से कोई चिल्लाया, भागो! और इसके साथ ही हमारी तरफ से 3-4 फायर हुए और सर्च लाइट्स छनाके से टूट गई। एक भगदड़ सी मच गई थी। तेज़ रोशनी के बाद एकदम छा जाने वाला अंधेरा आम अंधेरे से ज़्यादा और गहरा होता है। लिहाजा हम सब अंधेरे में गिरते पड़ते अपनी गाड़ियों की तरफ भागे, मगर मुझे रास्ते में एक ठोकर लगी और अगले ही लम्हे मैं गीली रेत पर औंधे मुँह गिरा हुआ था। लोहे की एक सर्द नाल मेरी कनपटी से टकराई और किसी ने पूरी कुव्वत से मेरे सर पर पिस्तौल का दस्ता मारा। अंधेरे का तूफान मेरी आंखों की पुतलियों से दिमाग की रगों में उतर गया और मेरे वजूद पर मौत जैसा सुकून तारी हो गया। बेहोशी शायद नींद की इंतहा है और नींद मौत का एक छोटा वक्फा होती है। मैं भी किसी ऐसे ही वक्फे के दरमियान मौत के स्लेब पर लटक रहा था, जब शदीद ठंडे पानी की एक बौछार मुझे खींचकर इस स्लेब से नीचे उतार फेंका। पानी के दूसरे रेले के साथ ही मैं एक झटके से वापस होश की दुनिया में लौट आया। मेरे हाथ पांव किसी खुरदुरी रस्सी के साथ इस कदर मजबूती से एक कुर्सी के साथ बांधे गए थे कि मुझे वो खारदार तार जैसी रस्सी अपने हाथों की कलाई और पाँव के टखनों में घुसती हुई महसूस हो रही थी। मुझे कुर्सी पर बैठाकर मेरी गर्दन भी रस्सी से लपेटकर कुर्सी की पुश्त से इस तरह कस कर बांधी गई थी कि मेरी ज़रा सी जंबिश से वो रस्सी गर्दन के गोश्त में पेवस्त होती जा रही थी। वो एक अंधेरा सा कमरा, शायद तहखाना था। मैंने कुछ बोलने की कोशिश की, मगर मेरी आवाज़ मेरे गले ही में घुटकर रह गई। कुछ देर में मेरे अकब में चंद लोगों के कदमों की आहट हुई और किसी ने सामने आकर मेरे चेहरे पर एक ज़ोरदार तमाचा रसीद किया और अरबी में चिल्लाकर कुछ पूछा। फिर मेरे जवाब देने से पहले ही दूसरा तमाचा गाल पर अपने निशान सबत कर गया। मैंने चिल्लाकर कहा कि मैं अरबी नहीं बोल सकता, लिहाजा वो जो कोई भी है मुझसे अंग्रेज़ी में बात करे। इस बार वो तीनों अंधेरे से निकलकर सामने आ गए। वो शायद पुलिस या कोई दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकार थे। इस बार उन्होंने राब्ते के लिए अंग्रेज़ी का सहारा लिया। इसके सवाल इंतहाई मुख्तसर और अंदाज बड़ा सफ़ाकाना था। वो चीख कर मुझसे पूछ रहे थे, मैं कौन हूँ, दुबई में कब से क़याम पजीर हूँ और मेरा इन स्मगलर्स से क्या ताल्लुक़ है, और ये कि मैं किस के लिए काम करता हूँ।
मेरे पास जवाब में सिवाय खामोशी के और कुछ नहीं था। और फिर कोई चारा ना पाकर उन्होंने धीरे धीरे अपने सितम का दायरा कार बढ़ाना शुरू कर दिया। मेरे बदन के हर जोड़ को लोहे की एक छोटी सी मखसूस हथौड़ी से इस तरह ठोका गया कि हर ज़र्ब रूह में छेद करती महसूस हो रही थी। जिस्म को जलते सिगरेटों से वक्फे वक्फे से दागा जाता रहा और इस तमाम अरसे में मुझे पंजों के बल खड़ा करके मेरे हाथ इसी खुरदुरी रस्सी से छत पर एक कुंडे के साथ बांधे रखे गए, इस तरह कि मेरे बाजुओं पर मेरे जिस्म का सारा बोझ यूं पड़ता रहे कि मेरे शानों और कोहनियों के जोड़ खुल जाए। वो हर बार तशद्दुद के वक्फे में दोबारा अपना सवाल दोहराते कि मैं किसके लिए काम करता हूँ। मैं हर दफ़ा तकलीफ़ और अजियत के समंदर से गुज़रते हुए डूब कर जब होश की हद पार करके बेसुध हो जाता तो मुझे यही लगता था कि मेरी रूह कफ्स अंसरी से परवाज़ कर गई है और अब मैं दोबारा कभी होश में नहीं आऊँगा। मगर मेरे सितमगर बहुत तजुर्बाकार और अपने फ़न में माहिर थे। उन्हें मुझे ज़िंदा रखना आता था। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि इनमें से एक ने थक कर दूसरे दो जल्लादों से कहा कि इसे डर है कहीं मैं मर ही ना जाऊं, लिहाजा हम इसे सुल्तानी गवाह हमें इसे सुल्तानी गवाह बना लेना चाहिए और मुझसे अदालती स्टैम्प पेपर पर एक मुआहदा कर लिया जाए कि अगर मैं इन्हें अपने ग्रोह या मालिक में से किसी एक के बारे में भी इकबाली बयान दे दूं तो वो मुझे अगले जहाज़ से मेरे मुल्क बिना किसी इल्ज़ाम के डिपोर्ट कर देंगे। मुझे वहाँ कैद होने के बाद 2 या 3 दिन का हिसाब तो याद रहा था, मगर फिर उसके बाद अजियत की शिद्दत से मेरी बेहोशी के वक्फे इतने तवील होने लगे कि मुझे दिन और रात की हर तमीज़ और गिनती भूल चुकी थी। जाने मेरे अंदर बर्दाश्त करने की इतनी सख्त कब और कैसे पैदा हो गई थी। शायद सारी उम्र ज़बान के घाव सहते सहते रूह को भी अजियत सहने की इस कदर आदत हो गई थी कि जिस्म पर हर लम्हा लगते ये घाव और दाग इन रूहों के ज़ख्मों के मुकाबले में मुझे बहुत कमतर महसूस होते थे। वो मुझे हर तरह से आजमा चुके थे, तो आखिरी हरबे के तौर पर उन्होंने मेरे हाथ पाँव और नाखून मेरी खाल से नोचने के लिए खुसूसी तौर पर तैयार करदा औजार मंगवा लिए। इनमें से एक मेरे हाथ खोलने नीचे झुका तो दूसरे ने बेजारी से एक लंबी अंगड़ाई ली कि आधी रात तो बीत ही चुकी है, तो क्यों ना इस नेक काम को अगले रोज़ सुबह तक मौखिर कर दिया जाए। वैसे भी मेरी हालत इस वक्त तक इतनी अबतर हो चुकी थी कि शायद मुझे अब मांस से नाखूनों के अलहदा होने का भी पता न चलता। कितनी अजीब बात है कि दर्द और अजियत महसूस करने के लिए भी इंसान का अपने हवास में रहना ज़रूरी है। मुझे उस रोज़ दुनिया के हर दीवाने और खुर्द से बेगाने शख्स की तकदीर पर टूट कर रश्क आया। न दुनिया में किसी दर्द का झमेला और न आखिरत में किसी अजाब का डर। काश इस दीवानेपन को इख्तियार करना भी अपने बस में होता। वो लोग जाने किस वक्त तहखाने से जा चुके थे, मगर मेरा जहन अभी तक किसी आज़ाद जंगली और वहशी घोड़े की तरह बेलगाम दौड़ रहा था। वक्तन फ़वक्तन मुझे यूँ महसूस हुआ कि मेरी पुश्त पर बंधे हाथों की गिरफ्त कुछ ढीली पड़ रही है। शायद कोई एक आध ग्रह खुल गई है। मैंने कुर्सी को 2-4 ज़ोरदार झटके देने की कोशिश की तो मुंह से चीखें निकल गई। अजियत और दर्द की तकलीफ़ से दरियाओं के बंद खुल से गए थे और मेरे जिस्म के तमाम मसामों से दर्द यूँ कतरा कतरा करके फूट निकला जैसे शदीद गर्मी की कड़ी दोपहर में पसीना फूटता है। कुर्सी एक जानिब लुढ़क गई और मैं उसके साथ ही बंधे हाथों पैरों समेत ज़मीन पर औंधे मुँह गिर गया। कुछ देर के लिए तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। जाने कितनी देर बाद दोबारा होश आया तो महसूस हुआ कि कुर्सी टूट चुकी है और हाथ पुश्त से तकरीबन खुल चुके हैं। मैंने पूरी कुव्वत लगाकर एक झटके से अपने हाथ आज़ाद करवाए और कांपती ज़ख्मी खून से सनी उंगलियों के साथ अपने पैरों की बंदिशें भी खोल डाली। खुद को किसी न किसी तरह घसीटते हुए सीढ़ियों तक जा पहुंचा और फिर चारों हाथों पैरों की मदद से जाने कितनी सदियों में सीढ़ियां चढ़कर ऊपर तहखाने के दरवाजे तक अपने घायल और पूरे ज़ख्मी बदन को पहुंचा दिया। खुशकिस्मती से दरवाज़ा एक हल्की सी कुंडी की मदद से बाहर की जानिब से बंद था और जब मैंने अपने पूरे जिस्म के वज़न को दरवाजे पर 2-4 मरतबा दे मारा
तो कुंडी भी खुल गई और मैं अपने ही जोर पर बाहर खुले हॉल में जा गिरा। मेरी तौका के बरक्स वो कोई जेल या दफ्तर के बजाय एक वीरान सी नामुकम्मल इमारत थी जिसके तहखाने में मुझे रखा गया था। मैं पूरी कुव्वत लगाकर लड़खड़ाता हुआ खड़ा हो गया और इस कोशिश में जाने कितनी बार ज़मीन पर गिरा। मेरे कदम यूं झूलते हुए ज़मीन पर पड़ रहे थे जैसे टांगों में मौजूद हर हड्डी को पीस कर चकनाचूर कर दिया गया हो। किसी न किसी तरह मैं ज़ेरे तामीर हॉल के ढांचे से बाहर निकला और दूर सहन में नज़र आने वाले लोहे के बड़े से गेट की तरफ बढ़ा। मैं अहाते की दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे गेट के करीब पहुंचा ही था कि अचानक सहन और इमारत का पूरा अहाता तेज़ रोशनी से जगमगा उठा। सिर्फ अंधेरा ही इंसान की बसारत नहीं छीनता, कभी कभी रोशनी की चकाचौंध भी अंधा कर देती है। मैं भी चंद लम्हों के लिए नाबीना सा हो गया और फिर मुझे बहुत से साए अपनी जानिब दौड़ते नजर आए। मैंने दीवानावार गेट से बाहर निकलने के लिए छलांग लगाई, मगर मुझे रास्ते ही में किसी ने दबोच लिया और मैं इस तरह से बेसुध साज ज़मीन पर गिर गया जैसे सैकड़ों मील सहरा और जंगल में लगातार दौड़ने वाला कोई घोड़ा शदीद थकन से चूर होकर हाँफते हुए आखिरी बार कभी ना उठने के लिए ज़मीन पर गिर जाता है। मेरी पलकें बोझल होकर धीरे धीरे बंद होती गई। शायद मेरी मौत आखिरकार मुझे अपनी मेहरबान आगोश में लेने के लिए पलकों के दर पर अपने सफ़ेद पंख फैलाए आ खड़ी हुई थी। मुझे इस मौत की देवी की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, परिजात उठो, चलो, बहुत देर हो गई। मैंने गौर से आवाज़ सुनने की कोशिश की। हाँ, कोई मेरा नाम पुकार तो रहा था, मगर ये आवाज़, हाँ, मैं इस आवाज़ को पहचानता था। कोई किसी से कह रहा था, अब होश में लाओ, ये मुझे ज़िंदा चाहिए। मेरे डूबते जहन ने आवाज़ पहचान ली। ये बहरोज़ करीम की आवाज़ थी। तो क्या मुझे बहरोज़ करीम ने खुद अगवा करवाया था? अब इस स्टोरी में आगे क्या हुआ? बहरोज़ करीम ने खुद उसे अगवा करवाया, खुद उस पर टॉर्चर किए, या कोई और? आखिर क्या मामला है आगे? इसको सब पूरी कहानी को जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।